गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रितेश त्रिवेदी है। आज पूरे जोश के साथ धीरे धीरे जोश में आएंगे। आ गए हैं, बस समझिए आ ही गए। अब तो ऑनलाइन हो गए तो आ गए। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग मेरी पहले से इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है जिसमें मैंने एक वीडियो दी है, 2 वीडियोस दी हैं एक्चुअली। उसे मैं बहुत जल्द कंप्लीट कर लूंगा। मैंने कहा था मैं उसे 20 वीडियो में कंप्लीट कर लूंगा। मैं उसे 20 वीडियो में छोटे छोटे वीडियोस में इंपॉर्टेंट चीजें देके खत्म कर दूंगा। आइए जल्दी आते हैं इस टॉपिक पे। वो टॉपिक है क्या? पिछले साल कोरोना का समय था भाई, ज्यादातर एग्जाम्स डिले हुए हैं और कई सारे एग्जाम्स तो अक्टूबर नवंबर में जाके खत्म हुए हैं। अक्टूबर नवंबर में एग्जाम्स होने का मतलब है अक्टूबर नवंबर अगर एग्जाम्स हुए हैं तो अक्टूबर नवंबर तक के करंट अफेयर्स उसमें पूछे लिए जा चुके होंगे। तो इस साल जो एग्जाम्स हो रहे हैं उसमें पिछले सारे करंट अफेयर्स पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि हम लोग नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च के करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करें। इसलिए मैं आपके लिए ये करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आया हूँ जिसमें मैं जनवरी से लेकर मार्च तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करा रहा हूँ। बाकी जो भी है मैं उसके सब्जेक्ट वाइज नवंबर दिसंबर के लेते चलूंगा इकोनॉमिक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। ये पार्ट 1 है मेरे करंट अफेयर्स का जिसमें 2021 जनवरी टू मार्च। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरी स्कीम कौन सी? प्रारंभ स्कीम। प्रारंभ स्कीम क्या है? इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप। अब इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप भैया इसे शुरू किसने किया है? इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप आपका शुरू किया गया है डीपीआईआईटी द्वारा। डीपीआईआईटी क्या है? पॉज नहीं किया। डीपीआईआईटी। अब डीपीआईआईटी क्या है? डीपीआईआईटी एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आइए चलिए लिख के पढ़ते हैं। अच्छा ठीक है चलो। इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप ध्यान रखिएगा, स्टार्टअप इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ क्या है? प्रारंभ करेंगे, स्टार्टअप प्रारंभ करेंगे। भाई कौन मदद करेगा स्टार्टअप करने में? ये मदद करेगा डीपीआईआईटी। डीपीआईआईटी आपकी हेल्प एक जी ठीक है। डीपीआई मैं इसे अंडरलाइन कर देता हूं। डीपीआईआईटी क्या है? डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रमोशन के लिए। फॉर कौन सा प्रमोशन करेगा भाई? इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड हो गया। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। भाई ये गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है जो कि प्रारंभ स्कीम चला रहा है। स्कीम क्या है? इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर स्टार्टअप, जो कि जनवरी से मार्च बीच में भी चलाई गई है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया 71st टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प, TRUMPH। हाँ, ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया है। ये अमेरिका वाले डोनाल्ड ट्रम्प नहीं है, ये ट्रम्प बचने वाला ट्रम्प है। जो ट्रम्प को इंग्लिश में ट्रम्प कहते हैं ना, वो ट्रम्प है। इंडिया 71st टेस्ट द जर्नी फॉर ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया। ये क्या है? ये एक बुक है भाई। बुक है तो उसको लिखी किसने होगी? इसे लिखी है आर कौशिक ने। आर कौशिक। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भाई? बुक तो सभी लिखते हैं, इसमें ऐसा क्या है? इस बुक को जो लॉन्च किया गया है इसे ब्रैडमैन ने किया है। ब्रैडमैन। या अब तो आप समझ ही गए होंगे 71st द जर्नी ऑफ ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया किस बारे में बात हो रही है। ये क्रिकेट से रिलेटेड एक बुक है, ठीक है। डॉन ब्रैडमैन ने किया है। डॉन ब्रैड कहां से किया है? इसे सिडनी में किया गया है। सिडनी में किया गया है। आइए इसके बारे में और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। अब इंडिया की बात आई है, क्रिकेट की बात आ गई है, तो इंडिया की हेड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? बीसीसीआई। बीसीसीआई का हेड कहाँ है? किसी को पता है क्या? बीसीसीआई का हेड है मुंबई में। मुंबई में कहा है भाई? मुंबई में वानखेड़े स्टेडियम। वानखेड़े स्टेडियम, वानखेड़े से उसका हेड कौन है? हेड कौन है? सौरभ गांगुली। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये सब लिखा जाए कि बताना काफी है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब यहां पर बात आई है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन की, भाई कॉन्स्टिट्यूशन पता करने के लिए कह रहा है। कौन कॉन्स्टिट्यूशन को पता करने के लिए कह रहे हैं? सबसे पहले ये बात भाई क्या है, कौन रहा है?
ये कह रहे हैं हम लोग के ओम बिरला, BIRLA बिरला। ये कौन बिरला है? बिरला TMT सीमेंट वाले नहीं है, ये हम लोग के स्पीकर है, लोकसभा स्पीकर है ना सर? जी हम लोग के लोकसभा स्पीकर है। और एक मीटिंग हुई थी लोकसभा स्पीकर्स की, जो पार्लियामेंट्री स्पीकर्स होते हैं उनकी, कहां पे? ये हुई थी आपकी जेनेवा में, UN स्पीकर्स मीटिंग, जिसमें इन्होंने पार्ट लिया था, जो कि जेनेवा में हुई थी, जिसे इन्होंने हेड किया था इंडिया की तरफ से। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ओम बिरला ने। और इसे होस्ट किसने किया था? इसे होस्ट किया था ऑस्ट्रिया ने। इन्होंने क्यों कहा नो कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि एक नो कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह की पॉलिसी चलाई गई गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके तहत हम लोग स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में बच्चों को बेसिकली ह्यूमन राइट्स के बारे में बताएंगे, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स उन्हें मिले हुए हैं और जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखिए, राइट्स और ड्यूटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ज्यादातर लोग उनके मानवाधिकार अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन दरअसल जरूरी ये भी कि हम लोग अपने कर्तव्यों की भी बात करें। इसमें न सिर्फ उन लोगों को ड्यूटीज राइट्स बताए जाएंगे, बल्कि उनके समाज के प्रति जो ड्यूटीज हैं, जो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन से मिली गई हैं, वो उन्हें दी जाएंगी, और कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा उन्हें प्रदान किया गया संरक्षण इत्यादि चीजों से अवगत करवाया जाए। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक, प्रवासी भारतीय दिवस 2021। किसी को पता है कि इसका टॉपिक क्या है? चलिए आइए। सर, जो NRI डे बनाते हैं, क्या उससे रिलेटेड है ये? जी, NRI डे से ही रिलेटेड है। अच्छा, इस बार कई फॉरेनर्स को इससे सम्मानित भी किया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस को एक पुरस्कार भी दिया जाता है। उसके बारे में किसी को जानकारी इस बार किसे दिया गया? चलिए देखा जाए। प्रवासी भारतीय दिवस 2021, इसका ये कब मनाया जाता है? 9 जनवरी। 9 जनवरी। सबसे पहले कब मनाया गया था? 9 जनवरी 1915 को। क्यों मनाया गया था? क्योंकि गांधी जी आए थे। अच्छा, इस बार का थीम क्या था? थीम इंपॉर्टेंट होता है, थीम को ध्यान रखिएगा, थीम इंपॉर्टेंट है। आत्मनिर्भर भारत। इस बार का थीम कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। कंट्रीब्यूटिंग टू भारत। इसको देखिए, बस इतना याद रखिए, आत्मनिर्भर भारत। प्रवासी भारतीय दिवस के थीम में आत्मनिर्भर भारत है। कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत मैंने बताया कि जिस तरह की ये स्कीम है, लोगों को, देश के लोगों को सेल्फ रिलायंस, स्वावलंबी बनाने के लिए जो सरकार द्वारा तरह की स्कीमें चलाई जा रही हैं। एक आत्मनिर्भर भारत एक अभियान चलाया गया था कोरोना के समय में। खैर, वो पूरी बातें हैं, उससे मैंने अपने पुराने वीडियो में बात की हुई है। उसी से रिलेटेड इसको भी जोड़ दिया गया उसी में, प्रवासी भारतीय दिवस की थीम को भी, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। भैया आप आत्मनिर्भर भारत जी, आत्मनिर्भर भारत ये इस बार आपका हुआ था दिल्ली में। इसका कई बार इसको बनारस में भी और तरह तरह के अलग अलग शहरों में मनाया गया था, लेकिन जो कि कोरोना की वजह से इस बार इसे कहीं बाहर ना मनाते हुए दिल्ली में ही मना लिया गया था। और इसमें एक और बात है, सूरीनेम नाम आपने सुना होगा, एक देश है छोटा सा, सूरीनाम। हाँ, सूरीनाम। वहां के प्रेसिडेंट, वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका नाम है सी राई चुइंग, जिनको इस बार का प्रवासी भारतीय दिवस पुरस्कार दिया गया है। सी राई चुइंग जी, राई चुइंग, जिनको इस बार प्रवासी भारतीय दिवस पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा भी और कई लोगों को दिया गया है, लेकिन एक तरह से क्योंकि वहां के प्राइम मिनिस्टर थे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम, इतना डिलीट करेंगे। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम। सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम किसके लिए? सिंगल विंडो क्लियरेंस किस चीज के लिए चाहिए? कोल के लिए।
भारत में हम लोग के भारत में सर्वाधिक कोल का उत्पादन किया जाता है छत्तीसगढ़ में। सर्वाधिक राज्यवार आप लोग देखेंगे तो वो वही एरिया पड़ता है, छोटा नागपुर प्लेटू के पास। इसके अलावा आप देखें तो झारखंड में धनबाद भी है, रांची भी है, वो भी इसी बेल्ट में आ जाता है। सर्वाधिक धनबाद में होता है, ये बात क्लियर है। सर्वाधिक धनबाद है और राज्यवार देखेंगे तो वो छत्तीसगढ़ हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। कोल तो इसको क्यों सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम क्यों बनाया गया है? क्योंकि हम लोग के देश में जो कोयला की माइनिंग की जो प्रक्रिया है वो एक तरह से बहुत जटिल है। इसके लिए अलग अलग तरीके के टेंडर्स निकाले जाते हैं राज्यों की तरफ से, और कई सारी उसमें जटिलताएं हैं जिनको दूर करने के लिए हम लोग के गृह मंत्री अमित शाह जी ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की को अनुमति दी है, अनुमति प्रदान की गई है इस कोल में। अच्छा हम लोग के चलिए बता दीजिए हम लोग पावर मिनिस्टर कौन है, कोल मिनिस्टर है कौन? धर्मेंद्र प्रधान, बहुत सही। धर्मेंद्र प्रधान। चलिए आगे चलते हैं। जैसा हमने बताया आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, बातों पे ध्यान दीजिए ज्यादा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और स्कीम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट, जिंजर प्रोसेसिंग मतलब अदरक है, इसकी प्रोसेसिंग करने के लिए प्लांट की स्थापना की जा रही। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में कहा? मेघालय में। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। यहाँ के सीएम कौन है? कॉमरेड संगमा। यहाँ के गवर्नर कौन है? जोरामथंगा। मेघालय को और क्या बोलते हैं? स्कॉटलैंड ऑफ इंडिया। और एडोब ऑफ क्लाउड्स। और क्या है भाई मेघालय में? किसी को कुछ पता है क्या? हाँ। नोक्रेक नेशनल पार्क मेघालय। और 8वीं नेशनल पीपल्स पार्टी भी तो यहीं की बनी है जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ। नोक्रेक नेशनल पार्क। नहीं, लोकतक यहाँ है क्या? नहीं, यहाँ नहीं है। इसके अलावा एक अच्छा चेरी ब्लॉसम कहाँ होता है? फेस्टिवल है एक ना, कहाँ मनाया जाता है? यहाँ पे चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल सेलिब्रेट इन मेघालय। नोक्रेक नेशनल पार्क, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल। और कुछ हम लोग छोड़ रहे हैं क्या? जी हाँ सर, एक चीज यहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पीपल्स पार्टी मेघालय। ये 8वीं नेशनल पीपल्स पार्टी बनी है ना भारत की। नेशनल पीपल्स पार्टी, ये 8वीं नेशनल पार्टी बनी है। सभी पार्टीज नेशनल पार्टीज नहीं बन सकती। नेशनल पार्टी बनने के लिए आपको कम से कम 4 राज्यों में 1/6 वोट प्रतिशत या फिर 1/6 सीट होना आवश्यक है, जो कि इसने हासिल की है। हालांकि इसने नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में हासिल की है, लेकिन है ये 8वीं नेशनल पार्टी बन चुकी है, जो कि कॉमरेड संगमा इसी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और सर गवर्नर यहाँ के सत्यपाल मलिक है ना? जी नहीं। जी हाँ। मेघालय के गवर्नर? जी अच्छा ठीक है, हमसे मेघालय के गवर्नर आपके होंगे सत्यपाल मलिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आते हैं आगे। एमएन नरवणे रिसीव्ड गार्ड ऑफ ऑनर। भाई एमएन नरवणे है कौन? चीफ ऑफ आर्मी है। बहुत खूब। चीफ ऑफ ARMY आर्मी। और चलिए, और इनको किसने दिया है गार्ड ऑफ ऑनर? इनको साउथ कोरिया ने भी दिया है। साउथ कोरिया की कैपिटल कहाँ पे है? सियोल। यहाँ की करेंसी कौन सी है? वॉन। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को कौन सा चैनल अलग करता है? 38 डिग्री पैरेलल। चलिए आगे बढ़ा जाए हम लोग। सर नॉर्थ कोरिया की तो कैपिटल फिनोम ने है ना शायद? नॉर्थ कोरिया की कैपिटल आपकी प्योंगयांग। हम लोग पढ़ना है साउथ कोरिया में। दो दुश्मन है ना, जब एक के बारे में बात करेंगे।
दोस्तों की बात नहीं करते। चलिए आगे बढ़ा जाए। ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी। ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ग्रीन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी ये किससे रिलेटेड है? इसरो से। इसरो ने इसे लॉन्च किया है। इसरो क्यों इसे लॉन्च किया है भाई? इसरो का एक आने वाला प्रोजेक्ट है, कौन सा? गगनयान, जिसे इसरो किसके साथ मिलकर बनाएगा? इंडिया प्लस फ्रांस। कब तक बनाएगा? 2025 तक। क्या करना है इसमें उसको? इसमें उसको ह्यूमंस बेसिकली इंडियंस को स्पेस में भेजना है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, आइए बात करते हैं इसरो के बारे में। इसरो हेडक्वार्टर बेंगलोर है। बेंगलुरु में है। इसरो की एक कमर्शियल विंग बनी थी, उसका क्या नाम है? कमर्शियल विंग मतलब एक कमर्शियल विंग आप कैसे, जिसका यूज लोग पैसा कमाने के लिए करेंगे, या फिर सैटेलाइट्स बेच के, या फिर किसी अन्य साधन से। इसकी कमर्शियल विंग भी बनी थी। नहीं, डीआरडीओ कमर्शियल विंग इसरो की नहीं है, डीआरडीओ इंडियन आर्मी की कमर्शियल विंग है। सॉरी, कमर्शियल विंग नहीं है, टेक्नोलॉजिकल विंग है। इसकी विंग है अंतरिक्ष। इसका नाम दिया गया है। इसका हेड भी कहाँ है? बेंगलुरु। बेंगलुरु। इसरो के प्रेसिडेंट तो है एस सिवान है ना? के सिवान। के के सिवान। सिवान। इसरो के प्रेसिडेंट है आपके के सिवान। अच्छा, डीआरडीओ का नाम ये था, डीआरडीओ के हेड कौन है? जी सतीश रेड्डी। नाम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। तब अच्छा, इसमें एक और बात ध्यान रखने वाली, इसरो ने एक और काम किया है, नासा की देखा देखी कि टी शर्ट्स और मग्स जैसे होते हैं ना, बड़ी बड़ी कंपनी वाले अपना नाम छाप छाप के टी शर्ट्स और मग भेजते हैं, उसी तरह इसरो ने भी ये फैसला किया है ये कि वो भी अपने टी शर्ट्स और मग्स अब मार्केट में उतारेगी, या फिर वो भी प्रिंट करेगी, एक तरह मर्चेंडाइज की तरह वो भी बेचेगी। और आगे बढ़ा जाए, और भी इसके अंदर कुछ जानकारियां चाहिए क्या जी? अगर इसरो के बारे में। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी सर। 1969 में स्थापना हुई थी, लेकिन वो थोड़ा सा पुराना हो गया। आजकल एक्चुअली ये पूछेगा उसमें क्या हो रहा है, क्योंकि इसरो में बहुत कुछ हो रहा है, सही में बहुत कुछ हो रहा है। आइए थोड़ी सी और नजर डालते हैं। जो सैटेलाइट्स भेजता है ना इसरो का रिकॉर्ड था, उसने एक बार में अब तक 107 सैटेलाइट्स भेजी थी 2008 लेकिन में। अब फिलहाल ये रिकॉर्ड टूट गया है, लेकिन ध्यान रखने के लिए ये भी है, सेकंड लार्जेस्ट इसी का नंबर था। इसके बाद किसने भेजी भाई? किसी और ने नहीं भेज पाया आज तक। एलॉन मस्क नाम सुना है? हाँ, जी। स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क जो कि स्पेस एक्स के मालिक है, उनकी कंपनी ने 147 सैटेलाइट्स एक बार में लॉन्च कर दी। अमेरिका के। तो ये रिकॉर्ड टूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्ट। आइए अब अगली स्कीम में बढ़ते हैं, जिसका नाम है फास्ट। नाम पे मत जाइएगा, ये बहुत बड़ी स्कीम है, इसका नाम लिखना पड़ेगा, फास्ट। 500 एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। 500 एपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप। भाई ये इंपॉर्टेंट क्यों है स्कीम भाई? क्योंकि ये अब तक का सब लार्जेस्ट स्फेरिकल टेलीस्कोप है, लार्जेस्ट। इसे किसने बनाया है भाई? वही जो बड़ी बड़ी चीजें बनाती है। कौन सी कंट्री? चाइना। चाइना इस मामले में बहुत तेज है। फास्ट जो कि बनाया गया है, इसे आप मैप पे अगर सर्च करेंगे तो ये बहुत बड़ी सी बहुत बड़े स्टेडियम के बराबर की स्फेरिकल टेलीस्कोप है, जो कि चाइना ने डेवलप की है। और यही इसका इतना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल। कॉस एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल, अब इससे क्या रिलेटेड है? चलिए आइए, एडवाइजरी काउंसिल है तो इसको कौन एडवाइस कर रहा है? कॉस एनएस विश्वनाथन। अब इसमें कॉस एकेडमिक एडवाइजरी काउंसिल किस चीज के लिए बनाई गई है, जिसको एनएस स्वामीनाथन हेड कर रहे हैं?
सुपरवाइजिंग एकेडमी ने इसे बनाया है। सुपरवाइजिंग एकेडमी ने किसके कहने पे इसे बनाया है? आरबीआई के कहने पे। ये आरबीआई ने सुपरवाइजिंग कमेटी के थ्रू एक कॉस एकेडमी के एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया है, जिसे एनएस स्वामीनाथन हेड कर रहे हैं, जो कि आरबीआई द्वारा बनाई गई स्कीम्स की समीक्षा करेंगे और उन्हें सही तरह से इम्प्लीमेंट करने में जो जो चीजें, एक तरह से एडवाइजरी बॉडी है ये, उसके ये हेड होंगे। अच्छा, आरबीआई का हेड कौन है अभी? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर 25वें नंबर के हैं। बहुत खूब, इतनी बातें ध्यान में रखे रहिएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में, 1935 में। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहे थे? 91st K9 वज्र टी गन। इसमें ज्यादा कुछ ध्यान देने वाली बात नहीं, बस इतना ध्यान दीजिए इसे बना कौन सी कंपनी हुई है? L&T, लॉर्सन एंड टर्बो। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। अब आइए आगे देखते हैं। सिरुवनी। सिरुवनी क्या है? सिरुवनी एक तरह की फ्रूट फ्लाई है। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये अभी अभी डिस्कवर की गई है। कहां से डिस्कवर की गई है ये? कोयम्बटूर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो सिरुवनी जो है कहां पाई जाती है? ये वेस्टर्न घाट के इकोलॉजिकल जोन से पाई जाती है। वेस्टर्न घाट्स, बस इतना ध्यान रखिएगा। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। मीडियम, MRSAM, रैमसम, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। मिसाइल, ठीक है। ये कौन बना रहा है भाई? मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसे इजराइल बना रहा है। इजराइल। इजराइल की राजधानी क्या है? किसी को पता है क्या? जेरूसलम। यहाँ की करेंसी क्या है? शकेल, इजरायली शकेल। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं और स्कीम्स कंप्लीट करते हैं। बस दो हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये दोनों जो है, इसमें चीफ जस्टिस जो है उसको अनाउंस कर दिया गया है कि भाई इन दोनों चीफ जस्टिस कौन होंगे। दो, एक यूनियन टेरिटरी और एक केंद्र शासित, दोनों यूनियन टेरिटरीज तो अलग अलग हो गई राज्य से, लेकिन इनके जो चीफ जस्टिस होंगे वो एक ही होंगे। और वो कौन होंगे? किसी को पता है क्या? पंकज मित्तल। नाम याद रखिएगा, PNKJ, पंकज मित्तल। इन्हें लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर का चीफ जस्टिस बनाया गया है। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। न्यू सोलर पॉलिसी गुजरात। न्यू सोलर पॉलिसी क्यों इंपॉर्टेंट है? गुजरात राज्य ने अपनी एक अलग से सोलर पॉलिसी लॉन्च की है, जो कि 5 सालों के लिए है। 5 इयर्स के लिए न्यू सोलर पॉलिसी जो गुजरात राज्य ने लॉन्च की है। इसके तहत NACL जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां के एयरपोर्ट्स में सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेगी। इसके अलावा वहां की जो झीलें हैं वहां पे देखा जाए किस तरह सोलर एनर्जी को ग्रो किया जा सकता है। ये 5 साल का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर उन्होंने तरह तरह के टारगेट सेट किए हुए हैं। और अच्छा, एक और बात बताइए, इंडिया में एक तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था। इसमें कितने मेंबर्स हैं? इसे किया तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर किया था, ये सबको पता होगा। इसके मेंबर्स कितने हैं? इसमें 87 कंट्रीज हैं। इसमें सबसे आखिरी में कौन जुड़ी? किसी को पता है क्या? निकारागुआ। इसमें सबसे लास्ट में आके जुड़ी थी। और कुछ इसमें और कुछ हो सकता है क्या? हम लोग के देश के रिन्यूएबल मिनिस्टर कौन है?
रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर भी तो हम लोग देश के बनाए गए हैं कि नहीं, उनका क्या नाम रखा गया है? आर के सिंह। तो इतने पॉइंट्स हम लोग क्लियर हुए, 1 2 3 4। अब सही है। अब चलिए, अब आज के लिए धन्यवाद।